मानव व्यवहार की एक बेहद दिलचस्प और जटिल यात्रा शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो शिशु अवस्था के पहले दिन से शुरू होकर हमारे वयस्क होने तक लगातार चलती रहती है। आज के इस विश्लेषण में हम मनोवैज्ञानिक विकास की उन गहरी जड़ों को खंगालेंगे जो हमारे जीवन के हर एक रिश्ते और हमारी भावनाओं के पूरे ढांचे को आकार देती हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में सीधे उतरते हैं। मशहूर मनोविश्लेषक जॉन बॉल्बी ने एक बहुत ही शानदार बात कही थी। उनका कहना था कि यह सिद्धांत पालने से लेकर कब्र तक लागू होता है, और ये बात बिल्कुल सच है। ये सिर्फ बचपन के दिनों का कोई किस्सा नहीं है, बल्कि मानव विकास की वो पूरी कहानी है जो जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ साथ चलती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अटैचमेंट थ्योरी या लगाव का सिद्धांत असल में है क्या। तकनीकी तौर पर देखें तो ये पूरी तरह से एक जैविक और विकासवादी थ्योरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के समय से ही जीवित रहने और सुरक्षा के लिए अपनों के करीब रहने की यह सहज वृत्ति हमारे डीएनए में फीड है। ये सिर्फ कोई भावुकता नहीं है, ये सचमुच सर्वाइवल या जीवन रक्षा का एक बायोलॉजिकल तरीका है। यही वजह है कि जब भी इंसान अकेला पड़ता है तो अक्सर एक बहुत ही वास्तविक खतरे का एहसास होता है। आज की इस चर्चा का रास्ता बहुत सीधा और स्पष्ट है। हम विकासवादी जड़ों से शुरुआत करेंगे, उसके बाद आइंसवर्थ के मशहूर स्ट्रेंज सिचुएशन प्रयोग को समझेंगे, फिर बात करेंगे दिमाग के अंदर बनने वाले मॉडल्स की, वयस्कों में अटैचमेंट के प्रकार की, और सबसे अंत में देखेंगे अटैचमेंट बेस्ड थेरेपी को। ये शिशु के जीव विज्ञान से लेकर वयस्क मनोचिकित्सा तक का एक पूरा सफर होगा। तो शुरुआत करते हैं हमारी विकासवादी जड़ों से और देखते हैं कि प्राचीन पर्यावरण में इंसान का जीवित रहना कैसे संभव हो पाया। इंसानी बच्चे जैविक रूप से इस तरह प्रोग्राम्ड होते हैं कि किसी भी संकट के समय वे तुरंत अपनी देखभाल करने वालों को खोजें। प्राचीन काल के उन खतरनाक जंगलों में जो शिशु अपने माता पिता के करीब रहे, उनके जीवित बचने की संभावना सबसे ज्यादा थी। यहीं पर थ्रेट एक्टिवेशन हाइपोथेसिस काम करता है। देखिए, आमतौर पर हमारे अंदर नई चीजों को खोजने और सामाजिक होने का सिस्टम एक साथ काम करता है, लेकिन जैसे ही कोई डर, तनाव या खतरे की बात आती है तो ये अटैचमेंट सिस्टम बाकी सभी प्रणालियों को एकदम शट डाउन कर देता है और पूरी तरह से हावी हो जाता है। उस वक्त सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा पर होता है। इस अटैचमेंट के मुख्य रूप से 3 बड़े काम होते हैं। पहला है प्रॉक्सिमिटी सीकिंग, यानी शारीरिक रूप से पास रहने की कोशिश जो बाहरी खतरों से बचाता है। दूसरा है सेफ हेवन, यानी एक ऐसा सुरक्षित आश्रय जहां इंसान अपनी भावनाओं को संभाल सके। और तीसरा है सिक्योर बेस या सुरक्षित आधार। ये वो आत्मविश्वास देता है जिससे बाहर निकलकर दुनिया को एक्सप्लोर करने की हिम्मत मिलती है। अब इस सिद्धांत से आगे बढ़ते हैं मैरी आइंसवर्थ के स्ट्रेंज सिचुएशन प्रयोग की तरफ, जिसने पहली बार शिशुओं के इस बंधन को एक लैब में टेस्ट किया। 1970 के दशक का ये प्रयोग अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। इसमें यह मापा गया कि माँ कितनी संवेदनशील है और बच्चा अपनी ज़रूरतें कैसे बताता है। इसके 4 चरण बहुत ही खास और जानबूझकर तनाव पैदा करने वाले थे। सबसे पहले माता पिता और बच्चा कमरे में अकेले होते हैं, फिर अचानक एक अजनबी अंदर आता है। थोड़ी देर बाद माता पिता बच्चे को अजनबी के साथ छोड़कर बाहर चले जाते हैं और अंत में माता पिता वापस आते हैं जबकि अजनबी चला जाता है। ये एक ऐसा शानदार तरीका था जिससे अमूर्त मनोविज्ञान को सीधे इंसानी व्यवहार में बदलते हुए देखा जा सकता था। इस प्रयोग के नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। इससे सुरक्षित और असुरक्षित अटैचमेंट का फर्क एकदम साफ हो गया। जो बच्चे सुरक्षित महसूस करते थे वे माँ को एक सेफ बेस मानकर खेलते रहे, लेकिन इसके उलट असुरक्षित बच्चों ने या तो माँ को पूरी तरह अनदेखा कर दिया, जिसे अवॉइडेंस कहते हैं, या फिर वे बहुत ज्यादा चिपकू और घबराए हुए दिखे, जिसे एम्बिवलेंट बिहेवियर कहा जाता है। अब सवाल ये है कि बचपन के इन शुरुआती अनुभवों से दिमाग के अंदर क्या पक रहा होता है। यही बात आती है इंटरनल वर्किंग मॉडल्स की, जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट्स भी कह सकते हैं। बचपन में जो कुछ भी घटता है वो एक मानसिक ढांचा तैयार करता है। ये ढांचा रिश्तों से जुड़ी हर एक जानकारी को स्टोर करता है। विकास की जो खिड़की 6 महीने से लेकर 24 महीने के बीच होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दौरान दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने एकदम चरम पर होती है। सोचिए, बस इसी छोटी सी अवधि में दुनिया और इंसानी रिश्तों को देखने के वे बुनियादी ब्लूप्रिंट्स दिमाग में हमेशा के लिए छपने लगते हैं। इन दोनों मॉडल्स के बीच का जो बुनियादी फर्क है वो बहुत गहरा है। जरा इस सोच पर गौर कीजिए।
एक सिक्योर मॉडल वाला दिमाग खुद से कहता है मैं देखभाल के लायक हूं और जब मुझे जरूरत होगी तो लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक इनसिक्योर मॉडल ये मान बैठता है कि प्यार पाने के लिए मुझे एकदम परफेक्ट होना पड़ेगा और मैं किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकता। ये एक बहुत बड़ा मानसिक संघर्ष है। तो जब ये बच्चे बड़े होते हैं तब क्या होता है? आइए वयस्कों के अटैचमेंट ओरिएंटेशन पर नजर डालते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है और एक स्वतंत्र वयस्क बनता है, उसके बचपन के वे ब्लूप्रिंट्स कहीं गायब नहीं होते, बल्कि वे एक बहुत ही स्थायी व्यवहार में ढल जाते हैं। बचपन का सिक्योर बच्चा अक्सर स्वस्थ सीमाओं और भरोसे वाले रिश्तों का निर्माण करता है, लेकिन जो बच्चा बचपन में अवॉइडेंट था, वो बड़ा होकर भावनाओं से दूरी बनाने वाला वयस्क बन सकता है। एंग्शियस बच्चा हर रिश्ते में बार बार आश्वासन ढूंढता है, उसे हमेशा छोड़े जाने का डर लगा रहता है। और डिसऑर्गेनाइज बच्चा उस वयस्क में बदल जाता है जो एक ही समय में रिश्ते की नज़दीकी चाहता भी है और उसी नज़दीकी से खौफ भी खाता है। ये सीधा बचपन और हमारे जटिल रोमांटिक रिश्तों के बीच का एक पुल है। यहाँ आकर मनोविज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प बहस छिड़ती है। क्या ये ब्लूप्रिंट्स पत्थर की लकीर हैं जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता? प्रोटोटाइप मॉडल तो यही मानता है कि बचपन की नींव बहुत मजबूत होती है, लेकिन रिविजनिस्ट मॉडल एक नई उम्मीद देता है। इसके अनुसार जीवन की बड़ी घटनाएं, बहुत अच्छे रिश्ते या फिर सही मार्गदर्शन धीरे धीरे उस पुराने कोड को बदल सकते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है अटैचमेंट बेस्ड थेरेपी की, वो तरीका जिससे इन पुराने ब्लूप्रिंट्स को फिर से वायर किया जा सके। थेरेपी का अंतिम लक्ष्य एक ऐसा सुरक्षित अटैचमेंट हासिल करना है जिसे अर्न्ड या अर्जित किया गया हो। इसके जो सामान्य चरण होते हैं, उसमें सबसे पहले अतीत के पन्नों को पलटा जाता है और बचपन के अनुभवों को समझा जाता है। फिर अंदर छिपे हुए उस बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रीपेरेंटिंग की प्रक्रिया होती है। इसके बाद इंसान अपने मौजूदा रिश्तों में बदलाव लाता है और आखिरकार इन स्वस्थ पैटर्न को भविष्य के नए रिश्तों तक ले जाता है। एक प्रोफेशनल माहौल में विश्वास का निर्माण कुछ इसी तरह होता है। इन पुराने ब्लूप्रिंट्स को चुनौती देने के लिए विज्ञान कुछ बहुत ही एडवांस तकनीकें भी इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए आइडियल पेरेंट फिगर या IPF मेथड। इसमें एक आदर्श देखभाल की कल्पना करवाई जाती है ताकि मस्तिष्क में सचमुच नए न्यूरल पाथवेज बन सकें। इसके साथ ही EMDR जैसी तकनीकें उन पुरानी नकारात्मक छवियों और शारीरिक संवेदनाओं को प्रोसेस करने में मदद करती हैं जो पुराने आघात या ट्रॉमा के कारण शरीर में ही कहीं फंसकर रह गई हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस पूरी मेहनत का लक्ष्य एक अर्न्ड सिक्योर अटैचमेंट है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपने ही पुराने वर्किंग मॉडल से लगातार लड़ते रहा जाए या उन्हें पूरी तरह मिटाने की जिद की जाए। इसके बजाय यह धैर्य और खुद के प्रति करुणा रखने का सफर है, जहां इंसान धीरे धीरे स्वस्थ विचारों और एक बेहतर जीवन की तरफ बढ़ता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर जीवन के सबसे शुरुआती रिश्ते ही हमारे दिमाग का मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट लिख देते हैं, तो क्या हमारे रिश्तों की नियति हमेशा के लिए तय हो चुकी है, या फिर एक सही दिशा और प्रयास से इस कोड को दोबारा लिखा जा सकता है? यह नियति और बदलाव की उम्मीद के बीच एक ऐसा शानदार संतुलन है जिस पर सोचना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।